जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मदर नेचर पोएम। इसकी हमने ट्रांसलेशन पैराफ्रेजिंग कर ली थी, आपने होपफुली वो वीडियोस देख ली होंगी। तो आज हम इसकी करने लगे हैं एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस देखते हैं। शेयर योर थॉट्स अबाउट द टाइटल मदर नेचर। The title Mother Nature evokes a sense of nurturing, care, and protection, suggesting a deep connection between the natural world and the human experiences. ठीक है, आप देखें माँ के साथ आपका कितना गहरा ताल्लुक होता है, कितना प्यार वाला ताल्लुक होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो स्टडी करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब हमें फैमिली की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बारहा शायद कोशिश की हो कि मैं बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन मेरी ज़ात के साथ ये सीन रहा है कि अगर मैं अपनी माँ के साथ बात ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सफोकेशन सी फील होती है। ठीक है, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है ऑडियंस में से कोई इतना स्ट्रांग हो कि उसको फर्क ना पड़ता हो। तो इसी पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एहसास के अंदाज बदलते हैं वगरना आंचल भी उसी तार से बनता है कफन भी। माँ का जो आंचल है वो भी उसी धागे से बनता है जिससे कफन बनता है। तो एहसास के अंदाज बदलते हैं। जब हम माँ के आंचल में होते हैं तो किस कदर सेफ्टी महसूस करते हैं, कितना प्यार महसूस करते हैं। जब उसी धागे से बना हुआ वाइट कपड़ा किसी बंदे के ऊपर पड़ा हो तो उस वक्त हमारे फीलिंग्स, ताजियत, आहो बका, जारियां, दर्द, कितना एक अजीब सा है। ठीक है, बहरहाल ये बात किसी और साइड पे चली जाएगी। तो मदर नेचर अगर ये टाइटल को देखा जाए तो माँ की जितना मोहब्बत है उसी मोहब्बत को ये टाइटल बयान करता है। Have you read any other poems by Emily Dickinson? If so, what themes of the styles do you associate with her work? Emily Dickinson's poetry is known for its unique style, exploring themes of the nature, death, love, and spirituality. Her concise yet profound language often invites introspection and contemplation. ठीक है कि आपने अगर उसकी कोई पढ़ी हुई हो तो ये तो उसकी जनरल मैंने ऑब्जर्वेशन दे दी है कि उसका काम कैसा होता है। लेकिन अगर आपने कोई पढ़ी हुई हो तो आप लिख सकते हैं। लेकिन इसी के एंड पे भी हम एक पढ़ेंगे, द रोड नॉट टेकन। वो उसकी मशहूर ज़माना पोएम्स में से है। उसको इंशाल्लाह, उसको मैंने कोशिश किया है कि मैं उसको रोमांटिसाइज करने की कोशिश करूंगा। उसमें रेफरेंसेस के उर्दू के शेर भी डाले हैं मैंने, इंग्लिश की कोटेशंस भी डाली हैं। ठीक है, तो वो इसकी, तो आपने कुछ और पढ़ा हो तो वो आप लिख सकते हैं। Based on the title and the poet's name, what do you expect this poem might explore or convey? Given the title and poet, I expect this poem to explore the relationship between the nature and the human experience, possibly highlighting the nature's gentle guidance, care, and the influence on life, and perhaps touching on themes of the growth, transformation, or the interconnectedness of all living things. जाहिर सी बात है, जो नेचर की बात हो रही है कि नेचर हर चीज में पाई जाती है, कि वो कितना नेचर हमारे साथ उससे भी ज्यादा मोहब्बत करती है जितना एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इमेजरी इज क्रिएटेड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर एज द जेंटलेस्ट मदर। ठीक है, कि किस तरह की द डिस्क्रिप्शन क्रिएट्स एन इमेज ऑफ नर्चरिंग, काइंडनेस एंड द पेशेंस, इवोकिंग फीलिंग्स ऑफ द वार्मथ एंड केयर। कि माँ के साथ आप कितना कुर्बत महसूस करते हैं। ठीक है, as you read about the nature's conversation and the household, what emotions or atmosphere are evoked? The description evokes feelings of serenity, peacefulness, and warmth, creating an atmosphere of gentle intimacy and connection with the nature. ठीक है, तो सेरेनिटी किसको कहते हैं? बिल्कुल पुरसकून चीज को कहते हैं। ठीक है, कि एक सुकून की कन्वर्सेशन, सुकून की फीलिंग्स आती हैं। Consider the role of the sun going down in the poem. How does it affect the scene and the mood? The sun going down marks the transition from the day to night, shifting the scene and the mood from vibrant to calm and from active to contemplative. अब देखिए आप क्या होता है, दिन को हर बंदा एक्टिव होता है, रात जूं ही होने लगती है हर शख्स अपने घर का रुख करता है, परिंदे घरों का रुख करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर हो सकता है। ठीक है, लेकिन
रात में क्या चीज वार्मथ देती है, सुकून प्रोवाइड करती है, शोर कम हो जाता है, गाड़ियां कम हो जाती हैं, ठीक है। तो नाइट, नाइट हमेशा सुकून देती है। What significance do you find in the mention of the timid prayer of the cricket and the most unworthy flower? The mention highlights nature's inclusivity and gentle encouragement, suggesting that even the smallest and the humblest creature are valued and inspired by the nature's presence। ठीक है, अब रात को देखें, ये जो गिरगिट की आवाज आप सुनते हैं, लोग भी कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसकी आप रात को कभी भी कहीं से गुजरे तो इसकी आवाज आ रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दिन और रात को अगर फर्क देख लें, दिन को वो नहीं बोलती, उसकी आवाज नहीं आती, रात को उसकी आती है। तो रात को कह रहा है कि अगर देखा जाए तो हम्बलेस, जो छोटी से छोटी मखलूक है खुदा ताला की, वो भी क्या करती है, यूं समझें कि अल्लाह की इबादत कर रही होती है। टिमेड प्रेयर, प्रेयर किसको कहते हैं, होपफुली आप जानते हैं ये चीज, नमाज या दुआ को कहते हैं, मतलब वो उसको दुआ से बता रहा है। ठीक है, कि छोटी छोटी चीजें भी अल्लाह की इबादत में लग जाती हैं और नेचर को अप्रिशिएट करती हैं। How does the poetess characterize nature's relationship with her children, specifically in the lines mentioning the feeblest or the waywardest? The poetess characterizes the nature's relationship as loving, patient, and understanding, with nature being gentle and mild, even with the feeblest or the waywardest children, conveying a sense of unconditional care and acceptance। अनकंडीशनल लव क्या होता है, अनकंडीशनल केयर क्या होती है? आप माँ को देखें, आप दूर हैं करीब हैं जो भी हैं, माँ को आपकी फिक्र रहती है। जिस चीज की आपके सामने कोई सॉलिड रीजन ना होना, उसको कहते हैं अनकंडीशनल। ठीक है, इसी तरह अनकंडीशनल लव कह सकते हैं, अनकंडीशनल केयर कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। माँ जो है वो एक कमजोर से कमजोर बच्चे को भी उतना, आप देख लें अगर किसी के घर में कोई इस तरह का सिनेरियो है कि कोई जिस तरह स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कोई माजूर होता है या कुछ, लेकिन बाजू, पाँव, आंख का मसला, उस माँ उसको कितना ज्यादा तवज्जो देती है। ठीक है, इसी तरह जो भटका हुआ होता है बच्चा, जो बुरे काम करता है, उसको भी माँ कितना मोहब्बत से समझाती है। ठीक है, तो इसी तरह इसे नेचर के साथ आप देखें, गिरगिट है या जो भी है, वो सारी चीजें नेचर को किस तरह से एक्सेप्ट करती हैं और नेचर उन्हें किस तरह से डील करती है। इसके बाद है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। व्हाट इज द सेंट्रल थीम और मैसेज कन्वेड बाय एमिली डिकिंसन इन द मदर नेचर? The central theme is nurturing and the gentle nature of the earth, portrayed as the mother figure who cares for all creatures with the patience, kindness and understanding। ठीक है, जमीन का बताया गया है कि जो सबको बराबर डील करती है। How does the poet depict nature's action during the time when all the children sleep? The poet depicts nature's running away from the sun to light the stars, and then gently imposing silence, suggesting a soothing and peaceful transition to the night। किस तरह कि जब सूरज गरूब होता है तो रात को, दिन रात में तब्दील हो जाता है। ट्रांजिशन किसको कहते हैं, चेंज को कहते हैं या तब्दीली को कहते हैं। Explore the metaphorical meaning behind the line, her golden finger on her lips wills silence everywhere. What does it suggest about the nature's role? The line suggests nature's gentle yet authoritative role in bringing quiet and peace, symbolizing her power to calm and soothe all the creature। अब आप देखें, जब आपके रूम में एक टीचर होता है तो वो वैसे ही होंठ पे हाथ रखता है तो आप सब चुप हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो टीचर खामोशी भी चाह रहा है और वो अपनी अथॉरिटी भी दिखा रहा है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी होती है, इस वजह से वो सिर्फ अपने होंठों पे हाथ रखता है तो आप सब चुप हो जाते हैं। तो नेचर का भी यही कह रहा है कि नेचर सुकून भी चाहती है लेकिन अथॉरिटेटिव भी है। Reflect on the use of the nature elements, squirrel, bird, cricket, flower in the poem. How do they contribute to the overall message? The elements squirrel, bird, cricket, flower contribute to the message by illustrating the nature's care and influence over the diverse creature, emphasizing her nurturing and guiding role। कि ये सारी चीजें क्या है, हर चीज का नेचर ख्याल रखती है, डिफरेंट तरह की जैसी भी चीजें हैं, नेचर हर चीज का ख्याल रखती है। How does Emily Dickinson portray the duality of the nature's character, gentle mother, and the enforcer of silence? Dickinson portrays the nature as both gentle mother
full of affection and care, and an enforcer of silence, highlighting the balance between nurturing lives and maintaining the order, showcasing nature's मल्टीफेस्टेड कैरेक्टर। ठीक है, तो क्या करते हैं, नेचर हमेशा सुकून, आप देखेंगे शोर जिस भी चीज से होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली वो आर्टिफिशियल से होगा। नेचर का जो शोर है वो सूदिंग होता है, वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। ये जितनी भी बाजारों में, शहरों में आप देखते हैं शोर रश, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये हमेशा आर्टिफिशियल चीजें हैं, नेचुरल चीजें ये बहुत कम है। उसके बाद इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। इसके क्वेश्चन तो हो गए, तो हाँ, इसके बाद देखें जरा, इसके ये क्वेश्चन हमने अभी किए हैं। इसके बाद है जी, read the given paragraph and examine the different point of view, e.g. first person, third person, narrative, determine the author's point of view, purpose in text, analyze how the author distinguishes his or her position from the others, that of others। जो ये स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है इसको जरा देखते हैं, एनालिसिस देखें। द पैराग्राफ बिगन ऑफ द होल implies two distinct narrative perspective। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, द यंग मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा। द स्टोरी बिगिंस विद द फर्स्ट पर्सन नरेटर, द यंग मैन हु डिस्क्राइब्स हिज ओन थॉट्स एंड इमोशन। जब आप आई या वी इस्तेमाल करते हैं, इसे फर्स्ट पर्सन जो होता है ना इंग्लिश में, उसी को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, आई या वी को। ठीक है। फ्रेजेस लाइक द क्रिस्प ऑटम एयर नेप एट माई चीक्स। अब ये जो माई है, देखें ये क्या चीज बता रहा है? फर्स्ट पर्सन के बारे में बता रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये फर्स्ट पर्सन वो करती है। एंड आई फेल्ट पैंग ऑफ द सिंपथी इंडिकेट अ पर्सनल सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट। ठीक है, सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव और थर्ड पर्सन नैरेटिव में फर्क क्या होता है? आपने सुना होगा कि अपनी सुनाई हुई स्टोरी में हर बंदा मजलूम होता है। जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं ऑथेंटिसिटी के। जब मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ तो मैं अपनी स्टोरी में कोशिश करूंगा कि खुद को मजलूम लिखूं, खुद को जालिम नहीं लिखूंगा। इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है, इस पे ज्यादा एतबार नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता कि बंदा अपने बारे में लिख रहा है तो वो बायस होगा, उसने अपने बारे में ज्यादा गलत नहीं लिखा होगा। दिस perspective allows the reader to experience his internal conflict, his hunger, his guilt, and ultimately his decision to help the elderly women। ठीक है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है आप देखें, जो इंसान जो बाहर से नजर नहीं आता, जो इसको इंसान खुद झेल रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरनल कन्फ्लिक्ट। जो गुर्बत हो गई, कोई कमजोर है, कोई बहादुर है, ये सारे क्या होते हैं? इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं। द author uses the viewpoint to create sympathy, रीडर एम्पथी, क्रिएट एम्पथी। एम्पथी और सिंपथी में क्या फर्क है? मैंने आपको पहले बताया होगा। सिंपथी होता है अल्फाज की हद तक किसी के साथ हमदर्दी जगाना। एम्पथी का मतलब होता है कि उसकी जगह खुद को रखना और वही अजियत फील करना। ठीक है। रीडर्स फील द यंग मैन स्ट्रगल एंड द मॉरल चॉइस। ठीक है, उससे क्या होता है? उसको स्ट्रगल और मॉरल चॉइस मिलती है कि अखलाकी तौर पर कोई कितना अच्छा हो सकता है। थर्ड पर्सन लिमिटेड पर्सपेक्टिव, सारा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन लिमिटेड है। लेटर लिमिटेड का क्या मतलब होता है? जहां एक हद तक किसी चीज के बारे में पता हो। ठीक है, जब उसको हर चीज का पता हो तो उसे थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट कहते हैं। ठीक है, उसे गॉड लाइक पर्सपेक्टिव भी कहते हैं लिटरेचर की जबान में। ठीक है। लेटर द नरेशन शिफ्ट टू द थर्ड पर्सन लिमिटेड, फोकसिंग ऑन सारा द वेट्रेस ऑब्जर्विंग द सीन। उसके बाद किस पे? सारा पे वो पॉइंट आ जाता है कि कैसे वो वेट्रेस होकर ये चीजें ऑब्जर्व कर रही है। फ्रेज लाइक सारा द वेट्रेस वॉच द सीन अनफोल्ड एंड शी had witnessed the countless acts of the indifference show an outside but still personal perspective। ठीक है, कि ये भी थर्ड पर्सन के बारे में तो बता रहा है, लेकिन सारा के बारे में भी क्या वही जो बंदा है वो आई और वी से बता रहा है, आई से बता रहा है कि मैंने ये देखा कि वो ये कर रही थी। तो ये भी क्या है? स्टिल ये भी पर्सनल हो जाता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थर्ड पर्सन है। This perspective contrasts the young man's action with the casual indifference of the others, reinforcing the theme of kindness। ठीक है, थीम ऑफ काइंडनेस आपको मिलता है कि किस तरह से किसी का जो पर्सपेक्टिव होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है। Sarah's interpretations of the act as the beacon of the hope elevates the significance of the young man's gesture, showing its broader impact। ठीक है, जो उसकी इंटरप्रिटेशंस है कि आप डिपेंड करता है ना। एक चीज याद रखें, जिंदगी में जो दो चीजें होती है ना, एक अच्छा गुमान
और दूसरा हुस्न अखलाक, ये इंसान को बहुत आगे लेके जा सकती हैं। आप गलत गुमान करेंगे तो बहुत सारे ताल्लुक आपके इधर उधर हो जाते हैं। जो अच्छा गुमान है, तो यहाँ पे भी देखें, सारा इंटरप्रिटेशन बात जैसी भी थी, लेकिन सारा की जो इंटरप्रिटेशन है बिगन ऑफ द होल के बारे में, वो इस चीज को क्या करती है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि वो पॉजिटिव लेती है इस चीज को। उसके बाद देखें आथर्स पर्पस एंड डिस्टिंग्विशिंग द पोजीशन। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे क्वेश्चन को, तो उसको ये पार्ट है, मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द आथर्स पर्पस इज टू हाईलाइट द पावर ऑफ द स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हाउ दे कैन इंस्पायर द होप। कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा कारनामा करें, छोटी छोटी चीजें भी इंसानियत को बहुत आगे लेके जा सकती है। The author distinguishes the young man's compassionate choice from the indifference of the others as seen through the Sarah's observation। ठीक है, यही चीज उसको क्या करती है, उससे अपोजिट बनाती है, डिफरेंट बनाती है। कहते हैं ना कि इट इज द डिफरेंस विच मेक्स यू ब्यूटीफुल। Never change your originality for the sake of others. You are the best version of yourself. Okay, no one can perform your role better than you। कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये जो कंपैशनेट चॉइस फ्रॉम द इनडिफरेंस ऑफ द अदर्स है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को कॉपी करें। ठीक है, यही चीज आपको क्या करती है, अलग बनाती है। बाय स्विचिंग पर्सपेक्टिव्स द ऑथर reinforces the theme। कैसे, द फर्स्ट पर्सन सेक्शन मेक्स द एक्ट फील पर्सनल एंड इमीडिएट। ठीक है, सबसे पहले तो ये पर्सनल लगता है और उसके बाद ये इमीडिएट लगता है। ठीक है, द थर्ड पर्सन सेक्शन zooms out, showing how kindness can be observed and appreciated by the others, creating a ripple effect। ठीक है, कि जब कोई आपके साथ अच्छाई करता है, तो उसको दूर से देखने वाला इंसान भी उससे इम्पैक्ट होता है। क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट का मतलब क्या है, लास्टिंग इम्पैक्ट, जो कि ज्यादा देर तक रहने वाला हो। कंक्लूजन देखते हैं। द ऑथर्स इफेक्टिवली यूजेस मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू टू डीपन द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, कि वो ये मल्टीपल क्यों इस्तेमाल करता है, ताकि गहरी हो पोएट्री। द फर्स्ट पर्सन नरेशन मेक्स द यंग मैन स्ट्रगल रिलेटेबल। पहले तो ये उसको रिलेटेबल बनाती है उसकी स्ट्रगल को, वाइल द थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव सारास ब्रॉडन्स द मैसेज। और फिर जब तीसरा बंदा आपके बारे में बता रहा हो, तो ये चीज क्या होती है, इसका मतलब होता है कि आप में मोस्टली वो चीज पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में कोई चीज मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी पीठ पीछे कोई मेरी तारीफ कर रहा होगा, तो इसका मतलब है उसके चांसेस है कि वो चीज मुझ में है। Showing how one act of kindness can inspire the hope in others, the technique strengthen the theme of the compassion's enduring power। ठीक है, कि ये चीज कि कैसे पावर को इंड्योर किया जा सकता है, ये हो गया। उसके बाद देखें आपने क्या बताने हैं, एंटोनिम। ठीक है, डेनोटेशन और कनोटेशन। ठीक है, अब देखें ये नीचे दिए गए हैं, देखते हैं जरा। प्रोवाइड द एंटोनिम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जेंटलेस्ट के क्या क्या है, हार्शेस्ट है, रफेस्ट है, क्रूएलेस्ट है। ठीक है, क्रूएलेस्ट है। उसके बाद देखें इम्पेशेंट, बेसब्र इंसान को कहते हैं। पेशेंट आ सकता है, इसका काम आ सकता है, टॉलरेंट आ सकता है। इसी तरह टिमिड किसको कहते हैं, बुजदिल को कहते हैं। बोल्ड है, हो सकता है इसका, ब्रेव हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकता है। रैम्पेंट किसको कहते हैं, जो बेकाबू होता है, जो अनकंट्रोल होता है, तो इसका क्या होगा, कंट्रोल्ड हो सकता है, रिस्ट्रेंड हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है। इसका इन्फिनिट है, इसका क्या होगा, फाइनाइट हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, या फिर बाउंडेड हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइड द डेनोटेशन लिटरल मीनिंग फॉर द वर्ड्स बिलो। अब इनके लिटरल मीनिंग, आइल्स का क्या है, वॉक वेज बिटवीन द रोज। ये मैंने आपको मेरे ख्याल में पैराफ्रेजिंग वाली वीडियोस में बकायदा पिक्चर्स के थ्रू बताया था। ठीक है, जो दो लाइनों के दरमियान गुजरने का रास्ता होता है, कभी भी किसी स्टोर में आप चले जाएं, अलमारियों के दरमियान होता है जहाँ पे शेल्फ रखी होती है, उसको क्या कहते हैं, आइल्स। ठीक है, इसे कुछ लोग एजल्स पढ़ते हैं, ये एजल्स नहीं है, ये आइल्स है। असेंबली क्या है, द एक्ट ऑफ पुटिंग पार्ट्स टुगेदर। ठीक है, कि बहुत सारी चीजों को मिलाने को क्या कहते हैं, असेंबली। उसके बाद है लैंप्स, लाइट प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ठीक है, कमकमा जिसको कहते हैं आप, बत्ती कहते हैं जिसको आप, चिराग कहते हैं। स्काई किसको कहते हैं, द विजिबल एटमॉस्फेयर अबाउ द अर्थ। ठीक है, सिंपल कि आपको जो नीला आसमान नजर आता है, उसको स्काई कहते हैं। साइलेंस किसको कहते हैं, टोटल एब्सेंस ऑफ साउंड। ठीक है, कि जब आवाज बिल्कुल गैर मौजूद हो। Explore the connotations, emotional or associative meanings of the following words in the context of poem। तो ये जो वर्ड हैं, ये मैंने स्लाइड पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ये
अब देखें फीबलेस्ट की कनोटेशंस क्या है, नॉट जस्ट वीकनेस बट अ डेलिकेट ऑलमोस्ट सेक्रेड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सिर्फ कमजोरी को नहीं कहते, ठीक है, बट डेलिकेट जो बहुत नाजुक भी हो, ऑलमोस्ट सेक्रेड वल्नरेबिलिटी जो कि बहुत ही नाजुक हो और उसे आसानी से क्या किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। डिकिंसन after elevates the smallest thing like a flower or a bee to highlight the nature's quiet resilience or the divine subtlety। ठीक है, तो वो क्या करता है, इन मासूम परिंदों और इंसेक्ट्स के नाम लेके बताता है कि जो नेचर है वो कितना जेंटल है। अगर इसकी इमोशनल टून अगर हम देखें तो टेंडरनेस, रेवरेंस है और विस्पर ऑफ द मोर्टेलिटी है। तो ये सरगोशी है इस चीज की कि हर चीज फानी है, ओनली द चेंज इज परमानेंट इन दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में हर चीज फानी है सिवाय तब्दीली के। आप देखेंगे दुनिया में हर वक्त तब्दीली आ रही है, हर वक्त। इम्पेचुअस को देखें, इसकी कनोटेशन क्या है, नेचर्स अनटेम्ड chaotic फोर्स, ऐसी फोर्स जिस पे आप कुछ आपका कोई कंट्रोल नहीं है, स्टार्म, विंड और द वाइल्ड ग्रोथ। डिकिंसन कंट्रास्ट दिस विद द ह्यूमन रिस्ट्रेंट सजेस्टिंग बोथ awe एंड डेंजर। ठीक है, ये दोनों चीजें कि वो इंसान किस तरह खतरे में है और क्या क्या, कि जिंदगी कितना तेज चल रही है। अगर इसकी इमोशनल टोन देखी जाए तो फैर्स है, जिसे आप खौफनाक कहते हैं, अनकंट्रोलेबल पैशन ऑफ द सबलाइम टेरर ऑफ द नेचर्स पावर। ठीक है, कि नेचर के कितना, हमारा नेचर के आगे हमारी चलती है। उसके बाद देखें अफेक्शन है, कनोटेशन इसकी क्या है, नेचर personified as nurturing or the gentle force, e.g. कैसे, sunlight as the caress। Dickinson often blurs the line between the natural and the maternal। तो वो क्या करता है, इस लाइन को, माँ को मेटरनल कहते हैं, माँ से रिलेटेड, नेचर भी हम क्या कहते हैं कि अल्लाह अपनी मखलूक से एक माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। तो इन दोनों चीजों को क्या करता है, पर्सोनिफाई करता है और मिला देता है इस चीज को कि नेचर कितना जेंटल है माँ की तरह। इमोशनल टोन देखें तो वार्मथ है, इंटीमेसी है, रिलेशन को कहते हैं इंटीमेसी, ठीक है, कुर्बत को कहते हैं, और सोलैस है, सोलैस तसल्ली को कहते हैं। बट समटाइम्स आयरनी ऑफ द नेचर्स अफेक्शन इज फ्लीटिंग। ठीक है, कभी कभी फिर ऐसा नहीं भी होता। उसके बाद है माइन्यूटेस्ट। माइन्यूटेस्ट किसको कहते हैं, सबसे छोटी चीज को कहते हैं। इसकी कॉनोटेशन देखें, द माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स डिकिंसन ऑब्सेसेस over dew on a spider web, a blade of grass, to her the minutest thing hold cosmic significance। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, छोटी से छोटी चीज भी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कॉस्मो, कॉस्मिक किसको कहते हैं, कॉस्मोस से निकला है, दुनिया को कहते हैं, जो अल्लाह ने दुनिया बनाई हुई। इमोशनल टोन अगर इसकी देखें हम, वंडर है, ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी आजिजी को कहते हैं, इनकसारी को कहते हैं, डाउन टू अर्थ इंसान को कहते हैं, और रिमाइंडर ऑफ द लाइव्स फ्लीटिंग स्केल, कि किस तरह से इंसान की जो जिंदगी है वो हमेशा कमजोर की तरफ जा रही है, मतलब बुढ़ापे की तरफ आप देख लें या खत्म की तरफ जा रही है। बेंडिंग कॉनोटेशन इसकी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एज द सर्वाइवल रीड्स इन द विंड, सबमिशन टू द ग्रेटर फोर्सेस और इवन ह्यूमिलिटी। यू कैन आल्सो इम्प्लाई वेरीनेस, नेचर और द ह्यूमैनिटी बेंडिंग अंडर द टाइम्स वेट। ठीक है, इसकी क्या है कि सारी चीजें मिली हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी, आजिजी, इनकसारी, इंसानियत। इमोशनल टोन अगर देखें, रेजिलियंस है, ग्रेस है, द क्वाइट इंड्योरेंस है, कि किस तरह से इंसान ने सरवाइव करना है। ये हो गया। उसके बाद देखें, चूज द एंटोनिम फॉर द ईच वर्ड, ये मैंने लिखे हुए हैं। असेंड का क्या होता है, डिसेंड होगा, एंटोनिम चूज करने। एक्सपेंड का क्या होता है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, कनकर का क्या होता है, सरेंडर। ठीक है, कनकर का मतलब होता है या तो किसी को फतह हासिल करना, सरेंडर का मतलब होता है खुद को किसी के हवाले कर देना। सरेंडर अभी इसमें इसने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मॉडर्न नए को कहते हैं, प्रिमिटिव पुराने को कहते हैं, लेकिन ये दोनों सरेंडर के नहीं है, लिहाजा इधर मैंने खुद से लिख दिया कंकर। अब देख लें, अगर कंकर का सरेंडर है तो इधर सरेंडर ही दे दिया गया है, ठीक है, तो इसका कंकर। इंटेंस का क्या, माइल्ड को कहते हैं। इंटेंस वो होता है जो शिद्दत के साथ भरा हुआ, माइल्ड क्या होता है, बिल्कुल जो हल्का हो। चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। The sunsets painting the sky in vivid colors are a sight extraordinary। ठीक है, कॉमन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अब इस तरह का ये देखें, खास एक उसकी तरतीब बताएगी, सनसेट्स भी है, पेंटिंग द स्काई भी है, इन अ विविड कलर भी है। ये सारी चीजें मिलके इसको क्या बनाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं सीन को। उसके बाद देखें, हिज पेशेंस सीम टू
एज द वेट बिकेम लॉन्गर, डिक्रीज, ठीक है, his patience seemed to decrease as the wait became longer। जाहिर सी बात है, अब देखें कॉमन सेंस इसी चीज को अपील करता है कि जब आप किसी चीज का वेट कर रहे हो तो उस वक्त आपकी जो वेट करने की है चीज, वो क्या करती है, वो कम होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का वेट कर रहे हो तो वो चीज आपकी बढ़ती रहे, वो आपकी हमेशा कम होती रहती है। उसके बाद देखें सी, द रिवर फ्लोट जेंटली इट्स करंट एंड सीरीन, ठीक है, क्या है, सीरीन। तो अगर हम इसको देखते हैं तो सीरीन किसको कहते हैं, बिल्कुल पुर अमन चीज को कहते हैं, बिल्कुल खामोश चीज को कहते हैं। अब टर्बुलेंट क्या होता है, आप जब देखें पानी में भंवर वगैरह होते हैं तो उन भंवर वगैरह को क्या कहते हैं, टर्बुलेंट कहते हैं। उसके बाद डी को देखें, इन द डेजर्ट द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे कैन बी रीचिंग ओवर द 100, ठीक है। अब इसको एक्सट्रीम कहेंगे हम, अगर 100 देखें तो 100 पे पानी का दर्जा हरारत पानी बॉयल करता है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वार्म। तो माइल्ड किसको कहते हैं, हल्के को कहते हैं, तो यहाँ पे एक्सट्रीम आएगा। द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज फिल्ड विद द promises बट फ्यू वर फुलफिल्ड, ठीक है, जेन्युइन होते तो सारे पूरे होते, एम्प्टी है, एम्प्टी promises, ठीक है। जो आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, गुफ्तार के गाजी होते हैं, किरदार के गाजी नहीं होते। गुफ्तार किसको कहते हैं, बात करने को कहते हैं। तो ये एम्प्टी प्रोमिसेस जो होते हैं, बस उसको हम उर्दू में कह सकते हैं गुफ्तार का गाजी। उसके बाद देखें मेटाफॉर है, अ मेटाफॉर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, जिसको आप उर्दू में इस्तारा कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अ मेटाफर एक्सप्रेसेस द अनफेमिलियर टर्म्स ऑल द वर्ल्ड स्टेज। हाँ, ये शेक्सपियर की पोएम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस पे उर्दू में भी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। एक सराइकी के शायर हैं असगर गुरमानी, ठीक है, उन्होंने एक सराइकी में लिखी है, ये दुनिया एक स्टेज है और अदाकारों की बस्ती है, खुदा का नाम अदाकारी, खुदा के नाम अदाकारी, यहाँ मजहब अदाकारी, जहाँ दारी अदाकारी, मोहब्बत भी अदाकारी, यहाँ नफरत अदाकारी, जिसके संग जितने रिश्ते सभी रिश्ते अदाकारी, ठीक है। तो ये उसने ट्रांसलेशन की है शेक्सपियर की इस पोएम की, कि पूरी दुनिया क्या है, ड्रामा है। शेक्सपियर वॉज द विटी पर्सन, अगर आप उसको देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा छोटे से जुमले में बहुत गहरी बात कर देता था। उसके बाद देखें कंप्लीट द मेटाफर टाइम एज अ रिवर, ठीक है। रिवर, माउंटेन देखें, माउंटेन तो रुका हुआ होता है ना, रिवर चल रहा होता है तो टाइम भी नहीं रुकता। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसन, ठीक है। क्लासरूम वाज अ हाइव। उसके बाद देखें, इसके बाद लाइटनिंग, हिज वर्ड्स वर लाइटनिंग इन द स्टॉर्म ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। एंकर किसको कहते हैं, पकड़े जाने को। अगर कभी आपने कश्ती का सफर किया हो तो कश्ती के साथ एक लूहा होता है जो मुड़ा हुआ होता है, जिसके साथ रस्सी बांधी होती है, जो जाके जमीन पे फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, जिससे कश्ती रुक जाती है, उसको इंग्लिश में एंकर कहते हैं। आप अपनी मदर टंग में उसे जो भी कहते हो। उसके बाद देखें क्रिएट द मेटाफर, कंपेयर द फीलिंग ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट टू अ, देखें आप ये भी कह सकते हैं द क्लोज डोर विद नो हैंडल, क्लोज डोर विद नो हैंडल। इसी तरह सक्सेसफुल टीम एज अ वेल ऑयल्ड मशीन या ह्यूमन बॉडी, आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ वेल ऑयल्ड मशीन या ह्यूमन बॉडी। पोर्ट्री एज नाइट स्काई, एज देखें फ्रोजन लेक, ठीक है, जमी हुई नदी, जमी हुई नदी। या फिर क्राउन, क्राउन किसको कहते हैं, ताज को कहते हैं। एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द करेज, ये मैंने बता दिए हैं, एक एक दो तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। करेज यूजिंग द मेटाफर्स ऑफ द लायन फेसिंग स्टार, ठीक है। तो जब आप किसी की बहादुरी की बात कर रहे हो तो आप क्या कहते हैं, लायन फेसिंग द स्टार्स। आइडेंटिफाई द मेटाफर इन द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसने लिखे हुए हैं, द न्यूज स्प्रेड लाइक द वाइल्ड फायर थ्रू द स्मॉल टाउन, थ्रू द स्मॉल टाउन। तो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड फायर, ठीक है। अब ये मेटाफर अगर देखा जाए तो कंपैरिजन तो इसने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अगर इसके मुताबिक देखें जो टेबल प्रोवाइड किया गया है तो क्या है, वाइल्ड फायर। हर वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ears, तो म्यूजिक ये सारे मैंने यहाँ पे कर दिए हैं हाईलाइट। आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन, अब आप इस पर्सोनिफिकेशन को देखते हैं तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप जानदार चीज की खसूसियात किसी बेजान चीज को दे देते हैं। अब यहाँ पे इसने स्टार्स लिखा हुआ है या मिडनाइट लिखा हुआ है या विंड लिखा हुआ है या ट्रीज लिखा हुआ है, लेकिन ये चीजें मेरी समझ से बाहर थी। अगर किसी भी व्यूअर को ये समझ आए तो ये आप मुझे बता देंगे, लेकिन ये पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकती।
क्यों? क्योंकि पर्सोनिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जब आप किसी जानदार चीज की एबिलिटी या खसूसियत को बेजान चीज के साथ लगा रहे होते हैं। अब देखें, द स्टार्स डांस्ड, ये यहाँ पे तो ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह वाइड स्प्रेड, द विंड विस्पर्ड, सॉरी, ठीक है, विंड विस्पर्ड कि हवा ने क्या की, सरगोशी की। अब यहाँ पे देखिए, द सन स्माइल्ड, अब सूरज मुस्कुराया, मुस्कुराता तो इंसान है। टाइम मार्चेज ऑन, तो ये सारी चीजें क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद देखें, क्रिएट पर्सोनिफिकेशन, गिव ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू द रेन। आप किस तरह दे सकते हैं? द रेन डांसेस ऑन रूफ टॉप्स, विस्पर्स टू द फ्लावर्स एंड वीव्स ऑन लोनली विंडोज। ठीक है, अब देखें कितना उसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे दी गई है। डांस छत पे भी करती है, उसके बाद फूलों से भी सरगोशी करती है, उसके बाद विंडो में रोती भी है। ठीक है। इसी तरह पर्सोनिफाई अ माउंटेन एंड डिस्क्राइब इट्स एक्शंस। द माउंटेन yearns, cloud shrugs of landslides and cradles the valleys in its lap। क्रेडल किसको कहते हैं? जो झूला नहीं होता जिसमें बच्चे को झूला देते हैं सुलाने वगैरह के लिए, उसे क्रेडल कहते हैं। डिपिक्ट अ रिवर एज ऑफ इट हैज थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, सॉरी ये मैं सी भूल गया। इमेजिन अ कन्वर्सेशन बिटवीन द मून एंड द स्टार्स। मून क्या कहता है? वाई सो रेस्टलेस। चांद कहते हैं क्यों इतना बेआराम हो। सितारे क्या कहते हैं? वी आर पेंटिंग द डार्क, हम अंधेरे को रंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने उनकी कन्वर्सेशन बना दी। उसके बाद देखें, डिपेक्ट अ रिवर एज इफ इट हैज थॉट्स एंड फीलिंग। द रिवर गिगल्स रेजेस। गिगल कहते हैं जब आप दबे होंठू हंसते हैं। ठीक है। रेजेस देन साइज, साई कहते हैं ठंडी आह भरने को। रेजेस का मतलब होता है गुस्सा करना। ऑलवेज रेसिंग टुवर्ड द होम इट कैन रिमेम्बर। ठीक है। उसके बाद देखें, आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन इन द सेंटेंस। ओल्ड हाउस ग्रोन्ड एज इफ इट वर इन पेन। ग्रोन कहते हैं आहुजारी करने को। ठीक है, अभी मैं ऊपर बता चुका हूं पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर्स नोडेड, नोडेड का मतलब होता है हाँ या ना में किसी इंसान का सर हिलाना। ठीक है। फियर नॉक्ड ऑन द डोर बट करेज आंसर्ड। ठीक है, फियर नॉक्ड, खौफ कैसे, खौफ ने दरवाजा खटखटाया, और करेज आंसर्ड, और हौसले, हिम्मत और आज़म ने क्या किया, जवाब दिया। तो आंसर्ड भी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। द कैमरा कैप्चर्ड द जॉय ऑफ द मोमेंट। कैप्चर, कैप्चर का मतलब वैसे होता है पकड़ना। ठीक है, तो आप जब कोई खेल खेल रहे हो, आपने एक दूसरे को पकड़ना हो, तो आप क्या कहते हैं? आई हैव कैप्चर्ड है। उसके बाद देखें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है कि वर्ड्स के शुरू की जो साउंड हो वो सेम हो, उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। यहाँ पे देखें, फिशिंग फ्लीट, फा साउंड है, यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे भी एफ है। फिशिंग फ्लीट, ये क्या है? एलिट्रेशन है। तो आगे बता रहा है कि एलिट्रेशन बिकॉज इज एन एलिट्रेशन बिकॉज द साउंड्स आर द सेम। ऑन द अदर हैंड, चेयरफुल कॉप। अब चेयरफुल में पहले च साउंड है, कॉप में क साउंड है, ये दोनों सेम नहीं है, लिहाजा ये एलिट्रेशन नहीं है। इसी तरह इट माइट बिगिन विद द सेम लेटर्स बट इट इज नॉट एलिट्रेशन बिकॉज द साउंड्स आर नॉट द सेम। जरूरी नहीं है कि अगर सेम साउंड से शुरू हो रहे हो। अब देखें, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ठीक है, तो हमेशा क्या है, देखें यहाँ पे ये सेम है, लेकिन ये चेयरफुल कॉप में वो भी सी से शुरू हो रहा है, ये भी सी से शुरू हो रहा है, यहाँ सेम नहीं है। तो सैली सेल सी शेल्स बाय द सी शोर। उसके बाद देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। द अल्टरनेटिव ईगल सोर्ड। अच्छा, ये आपने करना क्या है, ये देखें, एलिट्रेटिव एजेक्टिव। एलिट्रेटिव एजेक्टिव का क्या मतलब है? दोनों सेम होनी चाहिए। ईगल तो है, इसके साथ जो आपने पहला लफ्ज लगाना है वो भी अ से शुरू हो। ठीक है, वो भी अ से। ईगल है ना, एलिट्रेशन किसको कहते हैं? जब सेम साउंड शुरू में शुरू होती है। अब द एनर्जेटिक ईगल भी कह सकते हैं, द एक्सेप्शनल भी कह सकते हैं, द एलिवेटेड भी कह सकते हैं, द एक्सक्विजेंट भी कह सकते हैं। वैसे एलिगेंट इसने खुद लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरह द वंडरफुल वेव्स, वेव्स है ना, व साउंड से हो रहा है, तो वंडरफुल, इधर भी हमने वा से शुरू किया। इसी तरह विम्सिकल भी कह सकते हैं, वंडरस भी कह सकते हैं आप। तो सेम आपने उसी साउंड से शुरू होने वाला वर्ड लगाना है।
अब देखें यहाँ पे टीचर है, द टैलेंटेड टीचर या द टेनेशियस टीचर, टेनेशियस भी किसको कहते हैं, बड़े जहीन वगैरह को कहते हैं, या टेरिफिक टीचर। अब कुछ टीचर जालिम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हूं या ना हूं लेकिन स्टूडेंट्स उनके इमेज बना के रखते हैं इस तरह। टेरिफिक भी हो सकता है या ट्रेंड भी हो सकता है। इसके बाद देखें, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एलिटरेटिव वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, फाइव, फेस्टी, फेलिन्स, जो भी है, फ्रॉलिक्ड इन द गार्डन। ठीक है, तो ये सारे जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये सेम साउंड है। यहाँ पे ये ब्लूमिंग का बी मैंने नहीं किया, तो ये भी कर लीजिएगा। वोकैबुलरी एंड ग्रामर है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, ट्रांजिटिव कहाँ से निकला है वर्ड, ट्रांजिशन से निकला है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। जैसे ही सेंटेंस, जो ऐसा वर्ब जो आपके डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, अभी आप इसके एग्जांपल देखते हैं। द डॉग चेज्ड द कैट। अब देखें, डॉग चेज्ड पीछा तो किया, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये मांगता है द कैट, क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। अगर मैं कहूं चेज तो फिर बंदा पूछेगा किस चीज को चेज किया, किस चीज का पीछा किया। तो जब इसके बाद डायरेक्ट आपने लगाना हो तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगाना होता है। अब मैं ये अगर इस तरह कह दूं डॉग चेज, तो ये क्वेश्चन फिर रहता है कि किस चीज का उसने चेज किया या पीछा किया। ये इससे जो चीज मैंने अभी बताई है आपको, ये यहाँ पे वही लिखी हुई है। इसी तरह देखें, ही रोट लेटर। लेटर यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ये सारे मैंने ट्रांजिटिव वर्ब लिखे हुए हैं। दे पेंटेड वॉल। अब पेंटेड आ गया तो उसके बाद वॉल भी आ गया ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आ जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। दे फिक्स्ड द कार। ठीक है, उन्होंने कार ठीक की। फिक्स्ड वर्ब के बाद दोबारा नाउन आया है, तो ये क्या है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, उसके बाद देखें, एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट to make sense of action being performed by the subject in a sentence. अब देखें, the old man felt weak. The old man felt weak. ये जो इसने एग्जांपल दी हुई है बिल्कुल ठीक दी हुई है, लेकिन the old man नाउन है, felt हमारे पास क्या है, ये आपको वर्ब लग रहा होगा, लेकिन इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फील हो गया, सीम्स हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा नाउन को पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ के साथ या पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ मिलाता है। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव के साथ मिलाता है। द ओल्ड मैन फेल्ट, तो यहाँ पे हो गया, इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर वर्ब है। ठीक है, द ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, फेल्ट क्या है, वर्ब है। वीक क्या है, कंप्लीमेंट है। वीक क्या है, कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इन सेंटेंसेस को देखें जो मैंने लिखे हुए हैं, ही वॉज कफिंग, कि वो खांस रहा था, इसके आगे ऑब्जेक्ट लग, ये नहीं हो कह सकते कि वो किसी पे खांस रहा था। तो यहाँ पे देखें, कफिंग के बाद आपको ये मीनिंग क्लियर हो जाता है। शी वॉज स्माइलिंग, यहाँ पे भी मीनिंग क्लियर हो जाता है। दे वर स्नीजिंग, ये क्या है, दे वर स्नीजिंग, वो छींक रहे थे। तो यहाँ पे भी देखें, आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको नहीं है, तो लिहाजा जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वो इंट्रांजिटिव होता है। आइडेंटिफाई द वर्ब टाइप, जो ट्रांजिटिव है इनको मैंने ग्रीन किया हुआ है, और ये जो इनट्रांजिटिव है इनको मैंने, ये पिंक है, ये जो भी कलर है इससे किया हुआ है। अब देखें, शी एट द डिलीशियस केक, ये क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि आगे डिलीशियस केक इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। अब देखें, द कैट जम्प्ड ऑन टू द विंडो सिल। एक बात याद रखनी है, दूसरी चीजें इस तरह भी होती हैं कि आपको कैसे पता चलेगा। अब देखें, ये ऑन टू आ गया ना, जब वर्ब के और बाकी जो आगे नाउन हो इसके दरमियान अगर तो प्रीपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन का मतलब होता है हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो इसका मतलब है ये जंप्ड क्या हो गया, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दोबारा बात को समझे, अब मैं कहता हूं कि ही जंप्ड, ठीक है, ही जंप्ड, ये इसके आगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये आगे ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अब मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, द कैट जंप्ड ऑन टू द विंडो सिल। जब ऑन टू द विंडो सिल आ गया तो ये पूरा एक फ्रेज हो गया। जब फ्रेज आगे आ जाए या प्रेपोजिशन बीच में आ जाए तो उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, प्रेपोजिशनल फ्रेज उसके साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, इंट्रांजिटिव। ही बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच।
सैंड कैसल जो आप रेत के कले बनाते हैं। द रिवर फ्लोड स्विफ्टली, स्विफ्टली जो है एडवर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उसके बाद डिटरमिन द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये मैंने किया हुआ है आगे हाईलाइट, तो आप खुद देख सकते हैं। क्रिएट सेंटेंस विद बोथ टाइप्स, विद बोथ टाइप्स। देखें, राइट अ सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब। शी रोट अ पोम, शी रोट अ पोम। राइट जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। राइट अ सेंटेंस विद एन इनट्रांजिटिव वर्ब। द बेबी लाफ्ड लाउडली इन हर क्रेब। क्रेब किसको कहते हैं, झूले को कहते हैं। ठीक है, क्रेडल या झूला, ठीक है, क्रेब भी कहते हैं इसको। तो ये दोबारा वही बात, लाफ्ट के बाद देखें लाउडली एडवर्ब है, इन हर क्रेब, ये दोबारा क्या हो गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने लगा दिया। लेकिन लाफ्ट जो है, द बेबी लाफ्ट भी अगर कर दिया जाए तो ये आगे कंप्लीमेंट हमने लगा दिया है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। राइट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजिंग ट्रांजिटिव वर्ब। देखें, व्हाट बुक आर यू रीडिंग दिस सेमेस्टर। ठीक है, व्हाट बुक। अब देखें, आपको ये कहता है कि यू आर रीडिंग बुक, तो रीडिंग भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद अगर आपको इस तरह समझ ना आ रही हो तो हमेशा पहले सादा जुमला बना लिया करें, कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, फिर उसके बाद आप उसको उसी को इंट्रोगेटिव बना दिया करें। राइट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजिंग द इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब देखें वो जो ऊपर लिखा हुआ है बेबी लाफ्ड या क्राई, तो मैंने यही उसी को क्या किया, इंट्रोगेटिव बना दिया। व्हाई डिड द चाइल्ड क्राई सो लाउडली। ठीक है, क्राई हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो लाउडली हमारे पास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। उसके बाद देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। शी वॉक थ्रू द पार्क है। ठीक है, ये आपको फील हो सकता है कुछ प्रेपोजिशन में कि यहाँ पे ये नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी मदर टंग नहीं है, हमारे प्रेपोजिशन इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप मुझे भी करेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता हो तो। मेरे हिसाब से जो बनते थे मैंने लिख दिए हैं, तो ये इसको आप पास करके देख सकते हैं 5 सेकंड। आइडेंटिफाई द preposition ऑफ द मूवमेंट और द डायरेक्शन। दे वॉक थ्रू द पार्क। ठीक है, बिसाइड द पार्क नहीं आता। द बर्ड्स फ्लू ओवर द स्काई। हाँ, ये अंडर द स्काई नहीं होता, ओवर द स्काई इस्तेमाल होता है जब भी आप इसको, ये प्रेपोजिशन को थोड़ा सा जेन में रखना है। जैसे कि आप ये नहीं कहते कि बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। क्यों, क्योंकि जो दरख्त होता है उसको क्या होता है, एज अ वॉल्यूम लिया जाता है, तो इसलिए आप क्या कहते हैं, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। तो इसी तरह ये जब भी स्काई की बात हो तो आपने क्या कहना है, ओवर करना है। द कार ड्रोव द टनल थ्रू द टनल। ठीक है, ही जम्प्ड द पूल, ही जम्प्ड इनटू द पूल। ठीक है, उसके बाद देखें, एक्टिव और पैसिव वॉइस है। एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्या मकसद होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस दो ऐसी चीजें हैं। एक्टिव में आप क्या करते हैं, किसी का नाम लेना होता है आपने कि ये काम उसने किया। पैसिव में आपने उसका नाम नहीं लेना होता। अच्छा, पैसिव का जो फंक्शन होता है ना, वो ये होता है कि जैसे हम कहते हैं सांप मरे ना लाठी टूटे। आप ऐसी बात करते हैं कि आपका सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। आगे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। इसी एग्जांपल को आपने ज़हन में रख के बैठना है कि सांप मरे ना लाठी टूटे, कि पैसिव वॉइस को। और पैसिव वॉइस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पैसिव वॉइस वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे आपने अवाम की अट्रैक्शन, अवाम की तवज्जो हासिल करनी हो। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो क्या कहते हैं, मुल्क लूटा जा रहा है। अब ये मुल्क कौन लूट रहा है, पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी का नाम नहीं लेते, किसी का नाम लेते हैं तो फिर केस हो सकता है, बगैर प्रूफ के, बगैर सबूत के किसी का नाम क्यों लिया। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि इनडायरेक्ट बात आप किस तरह करते हैं बगैर किसी को ब्लेम किए। अब देखें, इन इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। एक्टिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। द कैट चेज्ड माउस। ठीक है, ये उसने बता दिया कि कैट सब्जेक्ट है, चेज्ड वर्ब है, माउस क्या ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सब्जेक्ट क्या करता है इसमें, एक्शन रिसीव करता है। अब देखें, द स्ट्रक्चर इसके क्या होता है, अगर इसी को मैंने कहना हो तो मैं क्या कहूंगा, द माउस वाज चेज्ड बाय कैट, बाय द कैट। ठीक है, तो इसका ये क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, लेक्सिकल वर्ब आ जाता है,
फिर उसके बाद बाई आता है, फिर आप वही सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, द माउस वाज चेज्ड, ठीक है, बाय द कैट, वही चीज। अब आप देखें, प्रैक्टिस द एक्सरसाइज। अच्छा, ये एक चीज याद रखनी है जो मैंने अभी आपको कहा था कि सांप मरे ना लाठी टूटे, इसका जो फंक्शन होता है मेन क्या होता है कि आपने किसी का नाम बेसिकली लेना ही नहीं होता, बेसिकली लेना ही नहीं होता। और इसी तरह इसका ये दूसरा फंक्शन समझे, ये मैंने जो एग्जांपल लिखी हुई, ही राइट्स अ लेटर, ये तो मैंने डायरेक्ट कह दिया, लेटर, लेटर इज रिटन बाय हिम। लेकिन क्या ये जो नीचे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, ही राइट्स, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ये वो सीन है जो मैंने आपको कहा था, सांप मरे ना लाठी टूटे। जब वो ही राइट्स आ जाएगा तो फिर आप क्या कंसीडर करेंगे, समथिंग इज रिटन बाय हिम। अगर आपको समथिंग नहीं आता, अब आगे वाला सेंटेंस को देखें, ही प्लेज क्रिकेट, मैं कह देता हूं क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ठीक है। अगर मैं ये कह देता हूं ही प्लेज, फिर इसको हम कैसे चेंज करेंगे? आप इसको कैसे कह सकते हैं, अ गेम इज प्लेड बाय हिम। जिस तरह से कॉमन सेंस मानती है वही वर्ड आपने यूज करना है। अगर आपको लगता है कि ही राइट्स की जगह आप समथिंग नहीं लिख सकते, ही प्लेज की जगह आप गेम नहीं लिख सकते, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको इट से रिप्लेस कर देना है। अगर मैं कहता हूं ही राइट्स, इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे लिख देंगे, इट इज रिटन बाय हिम। अगर मैं कहता हूं ही प्लेज, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इट इज प्लेड बाय हिम। सिंपल इट के साथ आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो ये इसका फंक्शन होता है कि सांप मरे ना लाठी टूटे। और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, अगर मैं कहता हूं ही ब्रोक द कप, ये मेरे पास एक्टिव स्ट्रक्चर आ गया। अगर इसी को मैं कहता हूं द कप वाज, द कप वाज ब्रोकन बाय हिम, अब इस सेंटेंस को भी समझने की जरूरत है। ही ब्रोक द कप का मतलब है कि पैसिव वॉइस का एक ये भी फंक्शन होता है, ही ब्रोक द कप मतलब उसने जानबूझ के कप तोड़ा। जब आप कहते हैं द कप वाज ब्रोकन बाय हिम, इसका मतलब है कि उसका इरादा नहीं था, गलती से टूट गया। ठीक है, तो एक इसकी ये इंटेंशन होती है। इंटेंशन पहली क्या थी, सांप मरे ना लाठी टूटे। दूसरी इंटेंशन क्या थी कि कोई चीज अगर हुई भी है तो इरादा उसका इंसान नहीं रखता था, लेकिन वो हो गया। उसके बाद देखें, द शेफ प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील, अ डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, ये सारे किए हुए हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको दिखा देता हूँ, ये जो थर्ड है, समवन इज पेंटिंग द फेंस, ये वही चीज है। जब आप इसको चेंज करेंगे, समवन आ गया ना, अब समवन में चीज क्लियर नहीं है तो आप ये कह सकते हैं फेंस इज बीइंग पेंटेड। ठीक है, इसलिए जब आप इट ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, इसी तरह अगर समवन या कोई इस तरह का प्रोनाउन आया हुआ हो, तो जब आपने उसको एक्टिव में चेंज करना हो तो उसको आप खत्म कर देते हैं। तो इसका पहले क्या आएगा, फेंसेस बीइंग पेंटेड। अब ये ना लिखे बाई समवन, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने ये भी लिख दिया, फेंसेस बीइंग पेंटेड बाई समवन। तो उसके बाद देखें, चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस टू द एक्टिव वॉइस। ठीक है, वो वही चीज है, यहाँ पे पैसिव दे दिए गए हैं, आपने आप क्या करना है, एक्टिव। यहाँ पे आप रोक के देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है। उसके बाद देखें, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सेंटेंस इज एक्टिव और द पैसिव। ये जिस तरह एक्टिव को मैंने ग्रीन किया हुआ है और पैसिव को दूसरे कलर से लिखा हुआ है, तो सेम उसी तरह आपने इसको देख लेना है कि एक्टिव जो होगा उसमें लिखा गया है और पैसिव जो है वो अपने अंदाज से लिखा गया है। ठीक है, तो इस पे भी आप इसको रोक के देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आगे देखते हैं, ये उसके बाद एक्टिविटी है, क्लास में आपको टीचर्स कराएंगे। ठीक है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता रहूं। उसके बाद देखें, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द कन्वेंशन ऑफ द पोलाइटनेस एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कंसर्न्स या काइंड हॉस्पिटैलिटी। आपने अदब वाले जुमले का इंतखाब करके बताना है कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखें, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस, कुड यू प्लीज एस्कॉर्ट मी टू द रूम, क्या आप मुझे रूम तक छोड़ने जा सकते हैं। उसके बाद देखें, राइटिंग स्किल्स हैं, समरी राइटिंग है। समरी राइटिंग में आपने ये चीज ऐड करनी है कि थीम, टून, मेन आइडियाज। उसके बाद पॉइंट की कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर, सिंबल। ठीक है, फीलिंग के कैसे फीलिंग्स,
इन्हीं सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। किसके लिए? समरी राइटिंग के लिए। ये आगे हम जब पोएम पढ़ते हैं तो इसी की मैंने फिर ये सारे पॉइंट इस्तेमाल करके क्या किया है, समरी भी लिखी है। तो ये एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही जबरदस्त पोएम है जो मशहूर जमाना पोएम है। ठीक है, अब देखें, रोड नॉट टेकन, ऐसा रास्ता जो नहीं लिया गया। इसकी एक्सप्लेनेशन को मैंने कोशिश किया है, मैं जितना ज्यादा रोमांटिसाइज या अट्रैक्टिव बना सकता था इसको मैंने किया है। मैंने शेर भी इसमें ऐड किए हैं और मैंने इसमें इंग्लिश की कोटेशंस भी ऐड किए हैं। इवन द जर्नी ऑफ द थाउजेंड्स माइल इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद वन स्टेप। आपने 1000 किलोमीटर का भी सफर करना हो ना, वो हमेशा आप स्टार्ट एक कदम से ही लेते हैं। स्टार्ट हमेशा आप एक कदम से ही लेते हैं। तो इसको हम साथ साथ रोमांटिसाइज भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन येलो वुड्स, कि दो रास्ते थे जो जर्द जंगल में जुदा थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अफसोस के दोनों पे ना चल सका। ऐसा ही होता है ना कि आप कुछ और क्या करना चाहते हैं, आपके वालदान आपसे कुछ और उम्मीद करते हैं। अब यही है ना कि आपके पास अगर दो रास्ते हों या मल्टी रास्ते हों तो आप एक पे ही चल सकते हैं ना। ठीक है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक मुसाफिर ही था मैं, खड़ा रहा लंबा, कि काफी देर खड़ा रहा, सोचता रहा कि मुझे किधर जाना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और देखता रहा जहां तक नजर जाए। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, एक रास्ता जहां झाड़ियों में के गुम हो जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपको लाइफ ने किस चौराहे पे ला के खड़ा किया, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने कौन से रास्ते पे जाना है। ये आपसे मैट्रिक के बाद भी होता है कि हमें इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, हमें मेडिकल में जाना चाहिए, हमें आईसीएस में आना चाहिए। तो ये इसी तरह एमिली डिकिंसन की भी इसी तरह की पोएम है कि उसे लग नहीं रहा था कि जब आप प्रोफेशनल या कैरियर को चूज करते हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये दो रास्ते हैं कि इसी तरह के लाइफ में जब भी आपको कम्प्लेक्सिटी आ जाए तो आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना होता है। आपने किसी एक पे ही चलना होता है, आप सब रास्तों पे एट द सेम टाइम नहीं चल सकते। तो एक रास्ता जो झाड़ियों में गुम हो जाए। ठीक है, तो इस पे मैंने शेर लिखा, हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो आप जितना भी इस रास्तों को देखते रहें कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, आप इसको जितना भी देखते रहेंगे फिर भी चलना आपने एक रास्ते पे ही होगा। ठीक है। उसके बाद देखें, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर चला दूसरे पर उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बल्कि शायद ज्यादा ही बेहतर था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि घास से भरा था जिसे चाहिए था कदम। ए वेयर का मतलब क्या होता है कि जो चाहता था कि मुझ पे कोई चले, ऐसा रास्ता जो चाहता था मुझ पे कोई चले। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, मगर जितना गौर से देखा तो पता चला, हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, कि दोनों पे यकसा थे चलने के निशान। ठीक है, आप जिस भी रास्ते में चले जाएं आपको हर रास्ते के मुसाफिर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई रोड सिर्फ और सिर्फ आपकी जात के लिए बनी हुई है। ठीक है। तो जो भी रास्ता आपको कहता है जो अच्छा लगे आप उस पे जाएं, जरूरी नहीं है कि आप भी उसी रास्ते को फॉलो करें जिसको दुनिया कर रही है। ठीक है, एक जैसी हैं सूरतें दोनों, फिर भी दोनों में फर्क कितना है। ठीक है, रास्ते तो दोनों एक जैसे हैं वो कहता है, लेकिन मैं किस रास्ते पे चलूंगा ये फर्क बनाएगा। रोड तो एक जैसे होते हैं, एंड पे जाके पता चलता है कि कौन किस मंजिल की तरफ कितना खूबसूरती से जाता है। ठीक है। उसके बाद देखें, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और वो दोनों उस सुबह यकसा पड़े थे। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तों में डूबे जहां कोई पाँव नहीं था। ठीक है। जैसे कोई दरख्त वगैरह होता है, खिजां के मौसम में खिजां से पत्ते गिरते हैं तो वो बिल्कुल रोड के ऊपर पड़े होते हैं। तो इसका मतलब है जब कोई चलता है तो वो उस जगह से हट जाते हैं, लेकिन जब कोई ना चला हो तो इसका मतलब है वहां पे पत्ते पड़े हुए हैं, कोई नहीं चला। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो पहला रास्ता मैंने संभाल के रखा किसी दूसरे दिन के लिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मगर जानता था कि रास्ते रास्तों को बुलाते हैं। ठीक है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, शक था कि कभी लौट कर वापस भी ना आऊं। ये भी शक होता है ना कि इंसान को अब जिस तरफ जा रहे हैं पता नहीं वहां से वापस आए या ना आए, लेकिन कहता है फिर भी मैंने वो रास्ता, पहले वाले रास्ते को मैंने दूसरे दिन के लिए रख दिया। ठीक है। लेकिन जब आप रास्ते फॉलो करते हैं तो इस शेर को देखें, हमें फंसा के यहाँ फासलों के चक्कर में,
जमीन जरूर कहीं आसमां से मिलती है। जब आप रास्ते फॉलो करते हैं आपको आसमान वैसे तो कहाँ पे नजर आता है, बहुत ऊपर। लेकिन ये देखें ना कहीं तो आसमान और जमीन मिलते हैं। तो इसी तरह कि आप जो भी रास्ता लेते हैं, अगर आप आसमान की एक अप्रोच रखते हैं तो आपने रास्ता भी अपना चुनना है, आपने वो नहीं चुनना जिस पे लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो कहता है जमीन हमें यहाँ कहती है कि आसमान तुमसे बहुत दूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो जमीन भी तो एक जगह से जाके आसमान से मिलती है ना। तो इसी तरह जो लोग आपको कहते हैं कि ये रास्ता मुश्किल है, अगर आप उस पर भी चल पड़े ना तो मंजिलें आपके लिए आसान हो जाती है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कहीं दूर किसी वक्त एक आह भर के सुनाऊंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कभी मुस्तकबिल में दूर दराज के किसी लम्हे में। ये आपको लगेगा कि कुछ लोग कुछ लफ्ज मैंने ऐड कर दिए हैं, ये सिर्फ तर्जमे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि क्लैरिटी से समझ आए। समवेयर, अच्छा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, के दो रास्ते थे जंगल में और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वो चुना जो कम आया गया था, जिसपे कम लोग आए गए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने ये सब कुछ बदल दिया। मतलब यही फर्क तो है जो रहती दुनिया तक रहेगा, कि जब आप अपने रास्ते पे चलते हैं उसी वक्त आप कुछ नया करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फॉलो करते रहें तभी आप कुछ नया कर सकते हैं। तो ये इसकी जो आखिरी दो लाइंस है ना, ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही फेमस है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कम लोग गए थे, क्योंकि लोग हमेशा आसानी की तरफ जाते हैं ना, मुश्किल रास्ते पे बहुत कम लोग ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं। उसके बाद देखें तो यही इसी चीज में सारा डिफरेंस बनाया। इफ यू आर डूइंग द सेम व्हाट यू हैव बीन डूइंग यू विल बी गेटिंग द सेम, इफ यू वांट समथिंग न्यू यू हैव टू डू समथिंग न्यू। अगर आप वही करते आ रहे हैं जो आप करते आ रहे थे तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा है। कुछ नया करने के लिए ना कुछ नया ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कंफर्ट जोन में रहें और आपको कोई चीज नई मिल जाए। तो ये पोएम है, और देखें, रीड एन अदर पोएम बाय द एमिली डिकिंसन एंड क्रिटिकली एनालाइज एंड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, इसी की मैंने क्या किया है, इसकी मैंने समरी भी लिखी है। रीड द पोएम एंड गिवन बिलो, समराइज अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स वेटिंग, समरी ऑफ द पोएम, इसी की मैंने समरी भी लिखी है। ये समरी देखते हैं जरा। द रोड नॉट टेकन, Robert Frost, The Road Not Taken is a contemplative or thoughtful poem that explores the theme of the choices and their lifelong consequences। कि जब आप कोई रास्ता चुनते हैं तो लाइफ में वो कैसे आपका कैरियर बनाता है या वो आपको खराब नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है अगर फैसला ठीक ना हो। The speaker stands at the fork in yellow wood, symbolizing a pivotal life decision, and laments his inability to travel both paths। कहता है कि जो राइटर है वो ऐसी सिचुएशन में है कि जहां पे उसके पास दो रास्ते हैं लेकिन वो एक पे ही चल सकता है। ये उसकी आहोजारी बताता है, उसकी बदकिस्मती बताता है कि वो सब पे एक साथ नहीं चल सकता। आफ्टर केयरफुल डेलिब्रेशन, एक बहुत अच्छे खासे समझौते के बाद, ही चूजेस द रोड दैट अपेयर्स लेस वॉल, वो उस रोड पे जाते हैं जहां पे कम लोग गए हैं जिस रास्ते पे। दो ही लेटर एडमिट्स बोथ वर इक्वली ट्रॉडन, लेकिन बाद में उसे लगता है कि ये रास्ता भी उसी तरह है कि इस पे भी लोग चले हैं। द पोएम रिफ्लेक्टिव टोन मार्क्ड बाय अ मिक्स, जो हमने वहां पे पॉइंट पढ़े हैं ना समरी राइटिंग के, ये वही फॉलो किए गए। The poem's reflective tone marked by a mix of resolve and subtle regret। ठीक है, कि ये किस चीज से, इसके रिफ्लेक्टिव टोन भी है कि इंसान किस तरह से सोचता है, और फिर रिजॉल्व भी है कि किस तरह से पछतावे भी होते हैं। कैप्चर्स द यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इरिवर्सिबल नेचर। ये इंसान के बारे में बताती है कि इंसान ने जब फैसला लेना हो तो वो किन किन मुश्किलात का सामना करता है। फ्रॉस्ट implies a structured ABAAB rhyme। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम ये फॉलो करता है, क्रिएटिंग अ रिदमिक फ्लो दैट कॉन्ट्रास्ट विद द अनसर्टेनिटी ऑफ द स्पीकर्स डायलेमा, जो कि उससे डिफरेंट है। while the final lines, I took the one less traveled by and that has made all the difference, is often interpreted as a celebration of the individualism। इनफरादी जो कुव्वत होती है कि एक इंसान किस तरह से अपनी आज़ादी का हकदार है, वो ये दो लाइनें मैंने आपको पहले ट्रांसलेशन में भी बताया है, इनको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। The poem's irony lies in the speaker's self-mythologizing as both paths were nearly identical। ठीक है, कि उस बताता है कि दोनों रास्ते एक जैसे थे। Ultimately, the poem is a
Meditation on how we justify our choices and stories we construct to give meaning to our lives. तो अब कहता है कि जिस रास्ते पे वो चल पड़ा उसी को फिर वो क्या करता है, दाद देना शुरू कर देता है। जिस रास्ते पे इंसान चल पड़ता है ना, वो उसी को दाद देना शुरू कर देता है। लीविंग रीडर्स टू द पॉन्डर वेदर द स्पीकर साई इन रेट्रोस्पेक्ट इज वन ऑफ द प्राइड और द क्वाइट रेजिग्नेशन। ये इसमें बताता है कि उसने जो रास्ता चुन लिया उसने उसको फखर के साथ तय किया, ऐसा नहीं था कि वो उसको दोबारा उसके गिले शिकवे करता रहा। तो कहते हैं या तो रास्ता चुने ना, या अब रास्ता चुन ले तो फिर उस पर चले। अब इसी को देखें, रास्ता जो चुन लिया वही मंजिल बन गया, बाकी सब थे ख्वाब जो धुंध में खो गए। तो जब आप किसी रास्ते पे चल पड़े ना, तो उस वक्त फिर चल पड़े। ऐसा नहीं है कि आगे मंजिल थी और पीछे उसकी आवाज, रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता। तो इस तरह के सिनेरियो नहीं सोचने कभी भी। तो होपफुली किसी हद तक आपके लिए मैंने ये चीज़ें आसान की होंगी और आपके लिए आसान हुई होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि मज़ीद किस तरह से मैं ये इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो यूर कमेंट्स आर ऑलवेज मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच।